अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वॉचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। आज खासा अहम दिन मालूम हुआ क्योंकि 9 मई के हवाले से सजाएं नहीं हो रही। अब तक तो हमने यही चीज़ देखी थी, प्रोसिक्यूशन नाकाम नजर आ रही थी, लेकिन आज नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गो अहेड के बाद जो कि गुज़िश्ता हफ्ते मिला और उसके ऊपर भी हमने प्रोग्राम किया, वो ये था कि जिनके ट्रायल 85 वो मुल्ज़िमान हैं जो कि जिनके ट्रायल रुके हुए थे फौजी अदालतों में सिविलियंस के, उनके ट्रायल आगे बढ़ाए जाएं। जिनको इस ट्रायल में गुंजाइश मिल रही है या जिनको इस हवाले से कोई रिलीफ मिल रहा है उनको रिलीफ भी दे दिया जाए, उनको रिहा किया जाए। गोया ये बाकायदा ऑर्डर्स थे सुप्रीम कोर्ट के, और जो सज़ा है जिनकी भी सज़ा बनती है उनकी सज़ा अनाउंस कर दी जाए। ये नाज़रीन फैसला था, और इस आईनी बेंच के इस अहम फैसले के बाद हमने देखा कि आज एक बड़ा अहम दिन मालूम हुआ क्योंकि उन 85 में से 25 नाजरीन जो मुल्ज़िमान हैं उनकी आज बाकायदा 9 मई के हवाले से सजाएं हुई हैं। इस पूरी चीज़ के हवाले से नाजरीन ISPR का भी मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने बाकायदा एक पूरी फुटेज अपनी रिलीज़ की जो अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें 2 विंडोज़ कट हुई हैं और एक विंडो में मालूम वो शख्स हो रहा है जिसको सज़ा मिली है, उसका नाम है, जैसे ये फॉर्मेट है बेसिकली इसका कि पहले वो शख्स आता है, फिर उसके बाद उसके साथ ही स्प्लिट विंडो में उसकी CCTV फुटेज आती है कि 9 मई के रोज़ वो एग्जैक्टली कर क्या रहा था। और हमने नाज़रीन अपने ये एक तौर पर एक हमने बाइफरकेट किया है कि मकामात के हवाले से कि किन मकामात पर हमले हुए और वहाँ पर कौन कौन लोग मुलविस थे उन ख़ास मकामात पर। उस तरह की भी बाइफरकेशन एक हमारे पास मौजूद है, जैसे कि दिखाई जाए नाजरीन को। जिना हाउस हमला केस में जो सजाएं हुई हैं उनके जो लोग हैं उनकी जो बाइफरकेशन है कि कौन कौन लोग उस हमले में थे, ये उनकी लिस्ट है। ज़ियाउर रहमान हैं, 10-10 साल की ज़्यादातर सजाएँ हैं इसमें। जान मोहम्मद खान, इमरान महबूद, अब्दुल हादी, अली शान, दाऊद खान, अली इफ्तिखार, मोहम्मद हाशिर, इनका बड़ा तस्करा है। इनको बल्कि PTI की जो ऑफिशियल पेज है PTI का, उसकी तरफ से उनको डिफेंड भी किया गया है कि वो तो सिर्फ नारेबाजी कर रहे थे। फिर फ़हीम हैदर, मोहम्मद आशिक, मोहम्मद बिलावल, ये नाजरीन ये हैं जिना हाउस हमला केस के तमाम तर लोग जिनको सजाएं हुई हैं। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमला केस, उसमें सजाएं अलग हैं जो कि हमने बाइफरकेट की हैं। शाकिरुल्लाह, रहमतुल्लाह, अदनान अहमद, यासिर नवाज, सईद आलम। PAF मियाँ वाली हमला केस में जो सजाएं हैं वो 2 अफराद को हैं 10-10 साल की, यानी कि अनवर खान और बाबर जमाल। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमला केस, इसमें सजाएं भी 2 लोगों को है, जाहिद खान साहब और खुर्रम शहजाद, इनको सजाएं हैं। GHQ हमला केस में सजाएं हैं उमर फारूक, राजा एहसान को 10-10 साल दोनों को। बनू कैंट हमला केस में सजाएं एक शख्स को, एक सजा है मोहम्मद अफाक को 9 साल की। और चकरगा किला हमला केस में जो सजा है वो एक शख्स को, दाऊद खान को है। फिर ISI के जो हम फैसलाबाद हमला केस है उसमें भी सजाएं हैं। लईक अहमद 2 साल की, इनकी सजा है। नाजरीन ये तमाम तर वो सजाएं हैं जो कि हमने वेन्यू वाइज हमने बाइफरकेट की हैं। इस खास फुटेज में भी ये मौजूद हैं। पूरे मामले पे कुछ चीज़ें देखते चलिएगा जिसमें ISPR के भी जो बयानात हैं वो शामिल हैं। अब बात यह है PTI को भी वैसे ये सूट करता है कि 9 मई की सजाएं जल्द अज जल्द हों और जो भी लोग हैं वो सामने आए, क्योंकि जब से ये मामला सामने आया है आज के रोज़ से, तब से PTI की तरफ से 9th में फॉल्स फ्लैग का हैशटैग सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है। और PTI का यही बयानिया है सिंस डे 1 कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसका मकसद था हमारी पूरी जमात को निशाना बनाना। अगर इसमें हकीकी लोगों को सजाएं हो जाती हैं और अगर मास्टरमाइंड तक वाकई ट्रेस आउट हम कर लेते हैं कि कौन मास्टरमाइंड था इनका, डेफिनेटली ये अगर PTI का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये PTI के ही खुद हक में है कि ये चीज़ उनको शायद इससे बहुत बड़ी एक क्लीन चिट मिल जाएगी कि उनको जिस वाक़े से मंसूब किया जा रहा था, अगर उनका वाकई इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है और अगर ये लोग किसी और के अहकामात पर ये सब काम कर रहे थे तो PTI को भी क्लीन चिट मिलेगी। तो PTI को क्या उसूली तौर पर इस पूरे प्रोसेस को खैर मकदम इसका नहीं करना चाहिए, ये एक ज़रूरी सवाल है जो आज हम इंशाल्लाह उठाएंगे। और दूसरी तरफ नाजरीन ISPR का भी यही मौक़िफ़ है कि ये पूरी चीज़ें इनकन्क्लूसिव हैं तब तक जब तक मास्टरमाइंड तक हम नहीं पहुँचते। इस मामले पर कुछ चीज़ें देखते चलिएगा जो हमारे पास हैं। फौजी के कहाँ से ये मामला शुरू हुआ और फिर अब ये सज़ाओं पर ये पूरी चीज़ जो है ये कन्वर्ज हुई है। रोज़ 9 मई मुकदमात में सज़ाएं फौजी अदालतों ने पहले मरहले में, जिसके अपने बात कर रहे थे, 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलविस 25 मुल्ज़िमान कोर्ट मार्शल मुकम्मल करके 2 से 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सज़ाएं सुना दी हैं। ISPR के मुताबिक मुल्ज़िमान को सज़ाएं तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सुनाई गई हैं और मुल्ज़िमान को कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। 9 मई के सज़ाएं उन तमाम लोगों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है जो चंद मफाद परस्तों के हाथों
इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। मुकम्मल इंसाफ इस वक्त तक होगा जब 9 मई मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। नाज़रीन, ये वो ISPR की स्टेटमेंट थी जिसका मैं तज़किरा कर रही थी। 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद की जाने वाले गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। आइन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमान के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक मौजूद है। 13 दिसंबर को पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने, ये इसका पस मंज़र है नाज़रीन, यानी गुज़िश्ता हफ्ते ने फौजी अदालतों में ज़ेर अल्तवा मुकदमात में 85 जो मुल्ज़मान हैं उनके फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दी थी। इससे पहले अक्टूबर 2023 को जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया कि सिविलियन अफराद का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। इस फैसले को वफाकी हुकूमत, वजारत दिफा, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपीलों के जरिए चैलेंज किया। 22 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर की गई। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने 20 मार्च को फौजी अदालतों में आम शहरियों के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों की जल्द समाअत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। रवा माह सुप्रीम कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की तरफ से 26वीं आईनी तरमीम की मौजूदगी में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से एक दरख्वास्त भी दायर की थी, जिसमें आईनी बेंच को यह केस सुनने पर एतराज़ किया गया था। लेकिन अदालत ने यह दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए साबिक चीफ जस्टिस पर 20,000 रुपये का जुर्माना आयद कर दिया। बाद अज़ां आईनी बेंच ने 13 दिसंबर को मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला सुनाने की इजाज़त दी थी। नाज़रीन, साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब का भी ज़ाहिर है इसमें एक उनका डिसेंटिंग नोट था, जो कि अदालत ने बड़ा हार्शली आई थिंक उसको टेक डाउन किया। लेकिन अब ये मामला किस तरफ जा रहा है, मास्टरमाइंड कौन है, हम उस बहस के ऊपर दोबारा अब आज के फैसले के तनाजुर में बात करते हैं। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ, क्योंकि अमिडस्ट ऑल दिस मुज़ाकरात की भी जो बात है वो बहुत ज़ोरों शोर से हो रही है। फैसल फरीद चौधरी साहब हमें यहाँ ज्वाइन करते हैं स्टूडियो से, हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए तमाम तरह ज़रूरी मामलात पे इमरान खान साहब के और PTI के वकील हैं। वेरी वार्म वेलकम आपको चौधरी साहब। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब नाज़रीन हमें ज्वाइन करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। बहुत एक वाज़े और बुलंदोबांग आवाज़ हैं, स्टॉलवर्ट हैं अपनी जमात के, और पाकिस्तानी जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी हैं उसके भी बतौर सरबराही तौर पर उस पूरी चीज़ को बहुत अहम तौर पर आजकल देख रहे हैं जनरल साहब। वेरी वार्म वेलकम सर टू यू टू। और कमर जमान कायरा साहब नाज़रीन, स्टॉलवर्ट ऑफ द पीपल्स पार्टी, हमें तमाम तर बहस में अपनी जमात के बहुत रेलिवेंट मौक़िफ़ के साथ ज्वाइन करते हैं ऑन ऑल दिस डिबेट। वेरी वार्म वेलकम सर आपको भी। बात का आगाज़ मैं आपसे करती हूँ फैसल साहब, आप बताइएगा अब ये मामलात मास्टरमाइंड की तरफ जाने को हैं। मास्टरमाइंड मतलब इसमें कोई हुकूमत को तो अभाम नहीं है, PMLN को कोई अभाम नहीं है। अता तारड़ साहब ने भी आज बोला है कि आज वाजे हो गया कि 9 मई का मास्टरमाइंड बानी चेयरमैन PTI थे और उसके तमाम साथी थे इस मनसूबा साजी में शामिल, मतलब उनको कोई इसमें डाउट नहीं है। वेराज आप बिल्कुल कुछ और बात कर रहे हैं कि इसका मास्टरमाइंड क्या आपको सूट नहीं करता। अगर आप कह रहे हैं फॉल्स फ्लैग है तो आपके हक में भी होगा ना कि अगर पता चल जाए कि ये किसने किया है और किसने इसको ऑर्केस्ट्रेट किया था। Mona, I categorically reject military court trial of civilians. That is unconstitutional. That is a violation of fundamental rights. और सुप्रीम कोर्ट में मुझे अफसोस है कि उन्होंने आधा तीतर आधा बटेर रख के मिलिट्री कोर्ट्स को बजाय कि इसके फैसला करने के उन्होंने प्रेफर किया कि इस केस को जब से ये 2 साल से लटका हुआ है, इस पे फैसला नहीं किया और इसको जो है वो उन्होंने मामले को हतमी तौर पर डिसाइड करने की बजाय मुनासिब समझा कि जो ज़िमनी ऑर्डर्स हैं उनके ज़रिए, क्योंकि आप ये इसलिए बात फरमा रहे हैं कि जो तातीलात हैं मौसम सरमा की उसके बाद इसका असल फैसला होना है। नहीं, असल फैसला तो हो जाना चाहिए था ना, मजाक थोड़ी है कि आप इतनी तादाद में जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनको आपने 1.5 साल से 1.25 साल से वो मिलिट्री कस्टडी में है और सुप्रीम कोर्ट उस पर जो है बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे हुई है। सुप्रीम कोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट का आइन के और कानून के तहत जो बुनियादी हकूक़ हैं उनकी हिफाजत उनका काम है। 26वीं तरमीम के बाद ठीक है सुप्रीम कोर्ट को आपने क्रश कर दिया है, अदलिया का जो निज़ाम अदल है उसको एक सिस्टम के तहत जो है वो तहस नहस किया गया है ताकि जो एक ये मंसूबा है 10 साला हुकूमत का इसको जो है परवान चढ़ाने के लिए, तो इसमें जो 10 साल का आप कहते हैं मंसूबा है गवर्नमेंट ये प्रेजेंट डे जो भी आप कहते हैं हर साजिश इसी तरह होती है, लेकिन फिर इस साजिश के बीच में ये ताने बाने टूट जाते हैं। और जिस तरह से मामला किया गया है तो इसमें सिविलियन के हमें नहीं पता है कि किस किस्म का एविडेंस है, कहाँ पे ट्रायल हुआ, उनको क्या हकूक़ दिए गए हैं, क्या ओपन को ट्रायल सिविलियंस का
ATC जो कोर्ट है ओपन, उसमें भी तो सिविलियंस के ट्रायल हो रहे हैं, तो इन सिविलियंस को वहाँ पे ट्राई क्यों नहीं किया गया? फौजी तनसीबात जो हैं वो एक और चीज़ है। जिना हाउस में ये खुद ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की कि जिना हाउस जिसमें जिना साहब तो खैर एक दिन भी नहीं रहे, उनको तो कब्जा भी कभी नहीं मिला, तो वो तनसीबात कहाँ से आ गई? और मतलब इसी तरह से अगर कोई दूसरी चीज़ है, वो कोर कमांडर्स लाहौर हुआ ना, लेकिन ये कि नॉनदलेस मिलिट्री इंस्टॉलेशन तो हुई, लेकिन फिर सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं, जिन लोगों की सीसीटीवी फुटेजेस आई नहीं, हम तो इसीलिए कह रहे हैं ना, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जुडिशल कमीशन बनाएं, क्योंकि हम उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं PTI के अगेंस्ट। जो लोग मुलव्वस हैं, आप उनको सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो तो सिविलियन अदालतों में इसके खिलाफ जो बात की जाती है ना, जो कि PTI के ऊपर एक जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म, वो कहते हैं खान साहब के अपने दौरे हुकूमत में सिविलियंस का होता था मिलिट्री ट्रायल, और खान साहब ने कभी उसकी मुखालफत किया, उसकी भरपूर हिमायत की थी। इजंट इट ट्रू? कहाँ पे की थी? बतौर प्राइम मिनिस्टर तभी तो हो रहा था। नहीं, तभी तो हो रहा था। नहीं, प्राइम मिनिस्टर का क्या ताल्लुक होता है उस चीज से? प्राइम मिनिस्टर बेबस थे, मिलिट्री ट्रायल हो रहा था। मिलिट्री ट्रायल अदालतों का होता है ना। देखिए, हमने अदालतों के पास, व्हाई शुड प्राइम मिनिस्टर, क्या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने किया अभी? नहीं, वो तो हिमायत कर रहे हैं। अरे हिमायत नहीं कर रहे, आपने कहा कि इमरान खान साहब ने हिमायत की। आप इमरान खान का नाम भी नहीं लेते, आप लोग तो डरते इतना है आप लोग। मैं 4 दफा ले चुकी हूं। नहीं, इमरान खान साहब ने हिमायत की, कोई स्टेटमेंट दी, कोई बात की तो दिखाइए। आपको लगता है कि ही वाज अगेंस्ट इट? भाई बात यह है कि अगेंस्ट इट और फॉरएवर नहीं। जो हमने मिलिट्री कोर्ट के अगेंस्ट गए हैं ना लोग, क्या उस वक्त लोग गए थे? क्या उस वक्त लोग गए थे? क्या सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया? बुनियादी हकूक की हिफाजत का जिम्मा अदलिया के जिम्मे है, इंतजामिया के जिम्मे भी हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त क्या कोई वहाँ पे उन जो मिलिट्री ट्रायल्स का आप बात कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कोई अदालतों में गया था? अब अगर अदालतों में ही कोई नहीं गया तो फिर हुकूमत उसकी मुखालफत या अपना कैसे या उसकी हमायत कैसे करेगी? तो बात ये है ना कि आज की हुकूमत तो मुखालफत कर रही है। सही हो गया। उस वक्त अगर कोई अदालतों में जाता और मुखालफत होती तो फिर रिकॉर्ड भी होती। ये तो एक सियासी जो है ना गुफ्तगू है कि जी उस वक्त हुआ था। ये बात यह है कि मैं तो आज भी कैटेगोरिकली मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल हो। ये बिल्कुल ऐसी एक चीज़ है जिससे ये कोई कतई नज़र सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर बात मैं कर रहा हूँ, एक आम एक सुप्रीम कोर्ट के वकील की हैसियत से, आपका ख्याल है कि ना तब होना चाहिए था ना अब होना चाहिए? ये बिल्कुल गलत बात है और यूनिवर्सली इंटरनेशनल लॉज के तहत इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स बनती हैं जो फोर्स से रिलेटेड लोग हैं, उनका आप ट्रायल कीजिए, वहाँ पर डिसिप्लिन होता है। सिविलियंस की ट्रायल के लिए जो बाहर की जो अदालतें हैं जो इस वक्त जो लोअर कोर्ट्स कर रही हैं, वो मिलिट्री कोर्ट से क्या कम है? अभी हमें तो अटेस्टेड कॉपीज नहीं मिलती। अपना 5/12 का फैसला है, आज 21 हो गई है। हमने वहाँ को 25 दफा कहा कि हमें टेस्टेड कॉपियां दें, हमने आगे जाना है, वो टेस्टेड कॉपियां नहीं बहुत सारे। ठीक है, यानी कि आप कहते हैं आम अदालतें भी मिलिट्री कोर्ट्स की ही तर्ज पर फंक्शन कर रही हैं। जनरल साहब, टू यू ऑन दिस, ये बात आप कैसे देखते हैं? वो कहते हैं खान साहब ने कभी भी उस वक्त हिमायत नहीं की सिविलियंस के ट्रायल की। ये सरासर नाइंसाफी है, ये कानून की भी पामाली है, आइन की भी पामाली है। योर रिस्पॉन्स टू दिस? और वो इजाफी तौर पर ये भी फरमा रहे हैं फैसल साहब कि अभी प्रेजेंट अदालतें, मतलब जो नॉर्मल अदालतें हैं, वो भी मिलिट्री कोर्ट की ही तर्ज पर काम कर रही हैं। या थैंक यू वेरी मच मोना। देखिए, एक जमहूरी मुल्क में इसमें तो कोई डाउट नहीं कि आपको जलसे जुलूसों की आज़ादी है, स्पीच की आज़ादी है, गैदरिंग की आज़ादी है, और लेकिन उसके अंदर अगर आप कोई तोड़ फोड़ करते हैं तो उसके भी सिविल कोर्ट्स के अंदर आपके ऊपर मुकदमात चल सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर ऐसे होता है कि आप अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो तो फिर भी आपको यू हैव टू फेस द लॉ। लेकिन ये जो 9 मई का मसला था, ये मुख्तलिफ मसला था। ये एक ऐसी अटेम्प्ट थी जो मुल्क की सलामती के ऊपर थी। ये एक ऐसी अटेम्प्ट थी जो कि एम्ड एट के मुल्क पाकिस्तान की फौज को तकसीम करने की और एक म्यूटनी की एक एफर्ट हुई थी। और ये फैसल साहब खुद एक लॉयर हैं और समझते हैं लीगली सिविलियन का क्यों नहीं हो सकता कोर्ट मार्शल। ये कुलभूषण यादव क्या सिविलियन नहीं है? वो इधर क्या कर रहा था? इसी तरह किसी भी फेस के अंदर अगर उसके पीछे लोग वो कह रहे सर, वो जवाब कह रहे हैं वो इंडियन थे ना, मतलब वो तो एक इंडियन नेशनल थे सर। एनिमी कंट्री सिटीजन हु वाज स्पाइंग इन पाकिस्तान। क्या मौजूदा आपने सिटीजन और इंडियन सिटीजन में तो सर फर्क करना होगा ना सर? नहीं फर्क, मेरा मतलब ये है, देखिए फैसल साहब, बात ये है कि
आपको और मैं तो फर्क नहीं कर सकते ना, ये तो लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक चलना होगा ना। आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज नॉट अलाउड, तो आई एम श्योर कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी एक वर्डिक्ट दी है कि आप आपने ट्राई किया है, आप बताएं, उसके मेरिट और डीमेरिट्स को आगे कोर्ट्स देखेंगी ना। तो देयरफॉर विद यकजुंबिश कलम आप एक ऐसी चीज को ब्रश असाइड कर दें और आप ये कहें कि ये साजिश है, ये फ्लैग जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, हाँ, ये ऑनेस्टली देखें, आप अपनी पाकिस्तान की तारीख को छोड़ें, दुनिया की तारीख में ये देखें कि कभी ऐसे नहीं हुआ। चलो कोर कमांडर के घर के ऊपर या किसी फौजी के घर के ऊपर तो एक बात है कि उन्होंने हमला किया, इन एडिशन टू दैट एयर बेसिस पे हमला हुआ। आपने ये देखा कि GHQ के ऊपर हमला, वो किसी का घर था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहां रहते थे। आप देखिए कि वो तोड़ ताड़ के अंदर जाने चाहते थे। एंड बिलीव मी, राइजिंग अबव आवर पार्टी एफिलिएशंस एंड अपनी जो दूसरी प्रोफेशनल सोच है, बखुदा थिंकिंग एट कंट्री लेवल, मैं ये समझता हूँ ये नाकाबिल मुआफी जराइम थे जो कमिट हुए, और इसके अंदर जो अबेटमेंट है वो भी देखना बड़ी जरूरी है। ऑफ कोर्स ये मासूम लोग हैं, ये हमारे बच्चे हैं जो आज इन्वॉल्व हुए और जिनको 8-8, 10-10 साल, who has polluted their minds, who have misguided them. The point is that you can't shut the responsibility away. सर आपको जनरल साहब मैं इसलिए मैं कायरा साहब की तरफ भी बढ़ती हूँ, बड़ी जरूरी मामला है। कायरा साहब तो मुझे हमेशा ना इसरार करते हैं कि पहले मैं PMLN का मौक़िफ़ लूँ फिर उन पे जाऊँ, इसलिए मैं वेट कर रही थी कि मैं पहले आपसे बात कर लूँ फिर कायरा साहब से की गुफ्तगू शनीद सुनूँ। बट आप सर इतना फरमाएं, आपके व्यू में डाउट है, क्योंकि आपको भी लगता है अता तारड़ साहब की तरह कि ये PTI ने और इमरान खान साहब ने मास्टरमाइंड किया है, या आपको लगता है कि अभी भी ये पहले प्रोब हो, उनको आप मतलब सरासर इल्जाम दे देना गलत है? व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? देखिए, माय व्यू इज कि जो कुछ अदालतों के अंदर फैसला होगा उसके ऊपर डिसाइड किया जाएगा। आई जस्ट डोंट वांट टू जंप द गन कि मैं ये लवस है। पॉलिटिकल लोग अपने तौर पे पॉलिटिकली बहुत कुछ कहते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन द पॉइंट इज द एक्चुअल फैक्ट इज कि जब तक ये प्रूव ना हो, और ये भी लोग जिनको सजाएं हुई हैं इनके केसेस भी इसके बाद अपीलों में जाएंगे और सब कुछ होगा। तो हम इन चीजों को देखिए, आज आप इसको नहीं रोकेंगे तो कल किसी और की हुकूमत होगी और उस सूरत में फिर कोई लश्कर चढ़ाई कर दे कि आपकी किसी बेस के ऊपर या किसी डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर या किसी मिसाइल साइट के ऊपर या किसी न्यूक्लियर आपका है, तो कैन यू अफोर्ड दैट टू? पूरी दुनिया के अंदर जंग हंसाई होती है, तो इसलिए ये इतना बड़ा क्राइम है कि आई थिंक कि इसके अंदर पनिशमेंट के अलावा और कोई और सख्त तरीन पनिशमेंट होनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू सी कि एक मुसलमान कंट्री के अंदर कोई बेगुनाह किसी तरीके से भी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बेरा रवि का जो शिकार हुए हैं और जिनको पलूट किया गया जिनके माइंड को, आप ये देखें कि जब भी हुआ हमारे मिड 90s के अंदर, 94 में मैं उस वक्त मिलिट्री सेक्रेटरी था प्रेसिडेंट हाउस में, और उस वक्त एक चाल चली, एक प्लान बना कि GHQ के ऊपर हमला करने के लिए। उस वक्त हमारे कुछ मिलिट्री के लोग इन्वॉल्व थे, जनरल अब्बासी थे, कर्नल मुस्तनसर बिल्ला थे, और ये वो खुद लेके गन उधर नहीं पहुंचे थे गेट के ऊपर, या कुकर अभी कुछ हुआ भी नहीं था, लेकिन ऑलमोस्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी। उनको पकड़ के उनके सारे रैंक उतार के उनको, ये हमारा ठीक है, I'll take this across। हाँ, आप कह रहे हैं कि ये अपने भी जो आपके अपने लोग हैं उनको भी उसी तरह से, मतलब इसमें कोई तफरीक करके नहीं देखते कि सिविलियन है या फौजी है। सिविल कोर्ट्स के अंदर भी फिर उनके केसेस गए थे और उन्होंने ताहियात अपनी वो सारी पनिशमेंट के इसके ऊपर हमारी और तरीके रिपीटेडली उन्होंने भी ये कहा है कि जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बिल्कुल कहा है। मैं अर्ज कर रही हूँ कि प्राइमरी तौर पर जब हम सुनते हैं ना बगैर नेम्स के, तो आप दोनों का गवर्नमेंट और PTI का शायद मौक़िफ़ भी एक है। इंटरेस्टिंग बात है। कायरा साहब, 10 साल प्लान है गवर्नमेंट का, जिस सेटअप में मतलब आप लोग भी हिस्सा हैं, और ये बताइएगा ये इसलिए सारा कुछ किया जा रहा है, और खान साहब इसके मास्टरमाइंड हैं या नहीं? जनरल साहब ने फरमाया कि ये सियासी तौर पर तो हो सकता है बयान के खान साहब को मंसूब करके लेबल कर दिया जाए एज मास्टरमाइंड ऑफ 9th में, लेकिन कहते हैं अभी तक कोई जब तक प्रूव नहीं होता तब तक ये कहना मतलब टेक्निकली स्पीकिंग और लॉजिकली स्पीकिंग ठीक नहीं है। व्हाट इज योर व्यू? आपको अभाम है कि इसका मास्टरमाइंड कौन था या आपको नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं पता जी मास्टरमाइंड कौन था, और ये मास्टरमाइंड का फैसला तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हो सकता है। जो बंदे गवर्नमेंट के ये कह रहे हैं उनके पास कोई शवाहिद होंगे जिनकी बुनियाद पे कह रहे हैं, लेकिन खाली उनके कह देने से या उनके ख्वाहिश के मुताबिक तो ये केस इस तरह नहीं चला जाएगा।
हाँ, बल्कि अगर कोई सबूत होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर जाके किसी का कोई कोलैबोरेशन बनेगी तो बात चलेगी, ऐसे तो नहीं होगा। दूसरी बात, बाकी जरा एक दूसरे की मुखालफत में हम जज्बात की बयानबाजी करते रहते हैं, हर तरफ से ये फायरिंग हो। रही बात मिलिट्री को, यह है कि मुल्क के मुख्तलिफ जराइम का सामना करने के लिए आप मुख्तलिफ औकात में कानून और कानून के मुताबिक एग्जीक्यूटिंग फोरम्स बनाते रहते हैं। पाकिस्तान में जब APS का सानहा हुआ तो उस वक्त फौरी तौर पे तमाम से सही याद पड़ता है तो शायद खान साहब भी उसका हिस्सा थे, तो उसमें मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला किया गया। करेक्ट। और उसमें मिलिट्री कोर्ट बना के उन लोगों को सजाएं भी दी गई। सो ये कहना कि ये हो ही नहीं सकता, ये एक व्यू हो सकता है, मुझे उनका भी एहतराम है, लेकिन इस मुल्क के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स बनती रही, ये कोई आसान कदम नहीं है। हाँ, ये बात दुरुस्त है, ये एक मजबूरी का फैसला हो सकता है। देखिए, आपके यहाँ मसला क्या है, पाकिस्तान में टेररिज्म के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई है, लड़ी जा रही है, लेकिन जब अदालतों में केसेस जाते हैं तो वहाँ जजों को भी धमकियां आ जाती हैं, जज भी अंडर प्रेशर होते हैं, और भी बहुत कुछ होता है, तमाशा। ये आप दहशतगर्दी के मुकदमात के हवाले से फरमा रहे हैं? ऐसा भी है, ऐसा, हाँ, ऐसा ही है। तो दुनिया भर में, कोई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में जब खसूसी कोई इवेंट बन जाता है, कोई खसूसी हालात क्रिएट हो जाते हैं, तो उसके लिए खसूसी कानून बना लिए जाते हैं, खसूसी अदालतें बना दी जाती हैं। इंग्लैंड के अंदर फर्ज करे स्पीडी ट्रायल हुए तो उनका नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है। सही हो गया ये, मतलब आप कह रहे हैं गैर मामूली, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट्स कॉल फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स, ये बात है ना। लेकिन क्या ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट था तो आपके व्यू में? 9 मई पसंद करे ना करे, मैं कहूँ कि मैं उसको नहीं मानता, तो मेरे ना मानने से तो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। फर्क तो पड़ेगा कि क्या आपकी पार्लियामेंट ने वो कानून बनाया। दूसरी बात यह है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स होती है ना, ये मिलिट्री नहीं बनाती, ये हुकूमत वक्त बनाती है। गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट उनको इंस्ट्रक्शन देती है मुतल्लिका डिपार्टमेंट को, और वो एक खसूसी कानून के तहत, हाँ, उसके ऑफिसर जो होते हैं या वहां पे जो तरीकाकार होता है वो कोर्ट मार्शल का होता है, लेकिन वो कोर्ट मार्शल के क़याम के लिए या उन कोर्ट्स के क़याम के कानून जो है वो वक्त की हुकूमत बनाती है या पार्लियामान बनाती है, हुकूमत उसकी इंस्ट्रक्शन जारी करती है। यानी एक आप क्या नफी कर रहे हैं इस बात की, जैसे अभी फैसल साहब कह रहे थे ना कि खान साहब के दौर में जो हुआ सिविलियंस का ट्रायल, मिलिट्री ट्रायल, वो कह रहे थे खान साहब इसके हक में नहीं थे, और कह रहे हैं कि आप स्टेटमेंट दिखा दें कि अगर खान साहब की एज प्राइम मिनिस्टर कोई स्टेटमेंट हो सकता। पहली बात याद रखिए, एक बात याद रखिए, ये हो ही नहीं सकता कि हुकूमत वक्त ना चाहे और मिलिट्री ट्रायल हो जाए। बताएं जी। क्या फौज ने अपने तौर पे लोगों को पकड़ के सजा दे दी थी? क्या अपने तौर पे फौज ने अपने कोर्ट कायम कर ली थी? ऐसा नहीं है, बल्कि उसका जो मुतल्लिका कानून है, उस कानून के तहत हुकूमत वक्त वो वजारत दिफा होगी, वजारत कानून होगी, वजारत कानून वजारत दिफा के जरिए जी, ये अहम बात है जो है फौज को कानून जो है पार्लियामेंट बनाती है, उनके लिए कानून पार्लियामेंट बनाती है। बहरहाल ये कुछ दोस्तों की अपनी राय है, उनका अपना हक है, वो कहते हैं मैं इसको मानता ही नहीं हूँ, तो बिल्कुल ना माने। कौन कह रहा है कि जरूर मानिए, लेकिन मेरे और आपके मानने से वो बात नहीं है, मानने ना मानने की तो सर नहीं, लेकिन बात ये है कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड जस्टिस शुड रिमेन इंटैक्ट। हाँ, फैसल साहब उनको फेयर ट्रायल का भी हक देंगे। अच्छा, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक पे चलते हैं। फैसल साहब से पूछे, ट्रायल का भी कहते हैं हक देंगे उनको, और अभी जैसे कायरा साहब फरमा रहे थे कि हो ही नहीं सकता कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसकी आमादगी के बगैर मिलिट्री कोर्ट बन जाए। तो फिर फैसल साहब से ये बात पूछेंगे कि खान साहब के दौर में जो बनी, क्या वाकई वो फिर उनकी आमादगी के बगैर थी? आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। इस पूरे मामले को मिलिट्री कोर्ट्स के 9 मई के इसको फिर हिंज करके देखा जा रहा है अमेरिका से आने वाले ट्वीट्स के हवाले से भी, क्योंकि एक ट्वीट्स की बरसात है गोया, जो कि रिचर्ड रेनल साहब
गुज़िश्ता रोज़ से करते हुए नज़र आ रहे हैं फ्री इमरान खान साहब के तहत। और ब्रेक के इस पार हमारे साथ एडवोकेट मियां दाऊद साहब भी मौजूद हैं, जो कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रखते हैं अपना खान साहब पे और PTI के हवाले से सज़ाओं को लेकर। पिछले प्रोग्राम में गुज़िश्ता हमारे ये भी कहकर गए थे कि न्यू ईयर से पहले खान साहब को सज़ा होने वाली है और बड़ी सख्त सज़ा होने वाली है। आपको बहुत खुश आमदीद मियाँ साहब। आप चूँकि लर्नड लॉयर भी हैं, आपसे ये भी जानेंगे आपके पास कानूनी क्या डिफेंस है या आर्ग्यूमेंट्स हैं इन सपोर्ट ऑफ योर पूरा केस। आपको भी वार्म वेलकम अलॉन्ग विद एवरीवन द रेस्ट। मैं फैसल साहब की भी रुख कर रही हूँ, लेकिन नाजरीन पहले अलीमा खान साहिबा की भी बात सुनिएगा, क्योंकि अल्टीमेटम जो था PTI को, उसको ख़त्म होने में सिर्फ एक रोज़ बाकी है। संडे से अगर हुकूमत पेशरफ नहीं करती है तो रेमिटेंसेस ना भेजने की अपील को अमली जामा पहनाया जाएगा। कल बार के दिन रेमिटेंसेस पाकिस्तान में ना भेजने की तहरीक शुरू का आगाज कर दिया जाएगा। इसके अंदर अब कोई रुकावट नहीं है। हाँ, अगर ये दो मुतालबात के बारे में बात करने आएंगे, फिर खान कहते हैं कि मैं ये रेमिटेंस ना भेजने की पाकिस्तान की कॉल विड्रॉ कर लूँ। जी, विड्रॉ करना है, अगर हुकूमत ने विड्रॉ करवानी है ये वाली कॉल, तो एंगेज करें मुज़ाकराती कमेटी से। मियां दाऊद साहब, पहले आपसे मैं बात करना चाहती हूँ, आप ये 9 मई के हवाले से बताएं अभी किस कदर ये कानून का और इंसाफ का कत्ले आम है। ये फैसल फरीद चौधरी साहब ने भी बताया ब्रेक से पहले कि कभी ऐसा नहीं होता कि सिविलियंस का आप इस तरह से मिलिट्री ट्रायल करें और आम शहरियों को आप ट्रेंड दहशतगर्दों के जुमरे में लाकर ट्रीट करें। बड़ी अच्छी बात थी अगर फैसल चौधरी साहब जो है ना वो मुनाफिकाना बात ना करते। अगर तो इमरान खान के दौर के अंदर 25 सिविलियंस को फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं किया गया, तो फिर तो ये भी मिलिट्री ट्रायल जो है वो गलत है। अगर तो इमरान खान के दौर के अंदर 25 सिविलियंस को मिलिट्री ट्रायल किया गया था और उन केसेस में इन्हीं के अपॉइंट करदा वकला जो है वो पेश होते रहे हैं, तो अगर वो सही था तो ये भी सही है, और अगर ये गलत है तो इसका मतलब है वो भी गलत था। तो पहले तो फैसल फरीद चौधरी साहब हाथ जोड़ के कौन से माफी मांगे कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर, इमरान गोल्डस्मिथ के दौर के अंदर जिन सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल किया गया वो नाइंसाफी थी, कानून की धज्जियां उड़ाई गई। दूसरी रह गई बात, पाकिस्तान आर्मी एक्ट मौजूद है, उस आर्मी एक्ट के अंदर ये चीजें सारी प्रोवाइडेड हैं। FBLE केस में ये बात की थी कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल जो है वो किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने एक मुतनाज़ा फैसला देके इब्हाम क्रिएट किया, जिसकी वजह से ये पता चला लोगों को कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। हालांकि जब एक नंबर ऑफ बेंच जो है वो एक असूल को तय कर दे, उसके बाद उसी नंबर का बेंच जो है वो उस इशू को छेड़ नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद जो है तरीके गोल्डस्मिथ के मोहब्बत में हमारे सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज साहबान ने वो मुतनाज़ा फैसला दे दिया। अब उसकी नजरसानी जो है वो पेंडिंग है। जब सुप्रीम कोर्ट से एक आर्जी इजाजत मिली है तो उसमें फिर इब्हाम क्या है, सारी सुप्रीम नहीं, आर्जी इजाजत को भी ना मियां साहब वो कह रहे हैं आधा तीतर आधा बटेर के मुतरादिफ है ना, या तो आर्जी इजाजत दे देते या फैसला कर लेते, ये इसका क्या मंतक है? जी, मैं सारी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी जिम्मेदारियां छोड़ें, उठ के जाएं, जाके फैसल फरीद चौधरी साहब के घर जाएं, उनसे पूछें कि जनाब फैसल साहब आप बताएं कि हम कौन सा फैसला करें। बदकिस्मती की बात यह है कि जब ये अपनी हुकूमत में होते हैं तो ये जुल्म भी करते हैं, पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश भी करते हैं, पाकिस्तान की रगें भी काटते हैं, और जब ये इनके साथ इक़्तिदार से बाहर जाते हैं और इनके साथ दहशतगर्दों का सलूक होता है इनके जराइम की वजह से, तो फिर ये कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। भाई नाइंसाफी कौन सी? क्या आप लोगों ने 9 मई के वाकयात में मुलव्वस नहीं है? क्या इन लोगों की वीडियो फुटेजेस मौजूद नहीं है? आपके दौर के अंदर तो एक खत लिखने के ऊपर मिलिट्री ट्रायल किया गया, एक खत लिखने के अंदर, तो इन लोगों ने तो सीधा अमलाक के ऊपर जाके हमले किए। अभी तो इससे आगे की स्टेज बाकी है, तब आपको ज्यादा रखेगी, तब के लिए अपने आप संभाल के रखें। अभी इमरान गोल्डस्मिथ का मिलिट्री ट्रायल होने वाला है, आप सब्र रखिए। अच्छा, ये दिस इज क्वाइट मतलब एलिगेशन फ्रॉम मियां साहब के, अब एलिगेशन क्या बल्कि खबर ही वो दे रहे हैं कि वो कहते हैं उनके ख्याल में अब खान साहब का भी मिलिट्री ट्रायल इसने जाने वाली। अच्छा, ये भी आपने मेरे से कराना, you want me to take मियां दाऊद सीरियसली? मियां साहब जो मर्जी कह देते हैं। मियां साहब को देखे ना, आवाज़ें बुलंद करना, जोश से बोलना, वफादारी साबित करने के लिए मुझे तो ज़रूरत नहीं है। ये भी कायरा साहब की इतला जो है वो बिल्कुल गलत है कि जी हुकूमत फ़ायदा करती जी।
फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल जो हैं, मिलिट्री कोर्ट एक्ट के तहत 1952 के तहत फौजी अदालतें होती हैं। इसमें हुकूमत का कोई लेना देना नहीं होता, उनके अपने मामलात हैं। जो फौज है उसके अंदर ये बेंचेस होते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी कदगन है जो सिविलियंस की, जो आम शहरियों का आप मामला करते हैं। देखिए, दो तरह के सिविलियंस हैं। एक वो सिविलियंस है जिसको टीटीपी जो है, वो जो जिस तरह के टीटीपी के दहशतगर्द फील्ड कोर्ट मार्शल वो कह रहे हैं गवर्नमेंट का थोड़ी होता है, ये उनका जवाब आया है इस पे मियां साहब। मैं बात उनकी टर्न में आती हूं आपकी तरफ मियां साहब। ये है कि आप कर लें मियां साहब, पहले तकरीर कर लो, फिर मैं बात गल कर लूंगा। तुसी फरमाओ नहीं, आई कैन मैं तो जनाब दी तकरीर सुनने का आदी हूं। मैं सच सुनना बंदा भी झूठ बोले और मुनाफिकत करे सूट नहीं करता, सच बोलो। नहीं, सच तुसी कभी बोले ही नहीं, तो आपने कभी बोला ही नहीं। मैं आपकी बातों को सच किया, मैं आपकी बातों को तो बातें भी नहीं है, ये तो रिटोरिक्स है, ये तो आपके दलाइल भी नहीं है। आपको जो बात ये है कि हम मैं आती हूँ, आप दोनों माशाल्लाह लर्नेड लॉयर्स हैं, आपके आर्गुमेंट्स। लर्नेड लॉयर सिर्फ एक ही है, वो मियां दाऊदी आजकल, और कोई नहीं। बाकी सारे उन्होंने खुद ही सरेंडर हाँ जी, चले। अच्छा, सरेंडर तो मैं कभी भी नहीं करता ना आपके सामने ना। मियां दाऊद तो छोटा भाई है, नया प्रैक्टिस में आया। आई बेग योर पार्डन, मैं मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, गलत टाइम पे कहा जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है पैसे कमाने के लिए जो है वो आप हमारी लड़ाई करा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आती हूँ आपकी तरफ, आपकी इंशाल्लाह लड़ाई भी नहीं, और जनरल साहब की भी जो मुस्कुराहट है वो मफामती है। आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बड़ी दिलचस्प बहस चल रही थी, मैंने जनरल साहब की तरफ भी उनकी बात अब सुनने जाना है, लेकिन फैसल साहब आप मुकम्मल कर लें और ये भी बताएं कि नजम सेठी साहब ने कहा है कि रिचर्ड ग्रेनल तो बाकायदा आपके कोई लॉबिस्ट वगैरह हैं, शायद इस वजह से ट्वीटें कर रहे हैं। नहीं, पर रिचर्ड ग्रेनल का पीटीआई से क्या ताल्लुक है? नजम सेठी साहब तो आजकल बेपरकी उड़ाते रहते हैं, उनको सीरियस नहीं लेते। बात यह है कि बात हो रही थी कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल। देखिए, जो 21वीं तरमीम आई थी तो स्पेसिफिकली आई थी जो टीटीपी या जो इस किस्म के वो लोग हैं जो दहशतगर्द हैं, उनकी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुए थे। और वो एक ये हम आम शहरियों की बात करें। अब अगर मिलिट्री कोर्ट ट्रायल होना है तो फिर उनका क्यों ना हो जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमला किया, तोड़फोड़ की, शीशे तोड़े और गिरफ्तारी की, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आज तक रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ये तो अदालतों के तो अपने हालात ये हैं कि उनके ऊपर हमला करने वाले जो हैं, ये आप गालिबन पीटीआई दौर में जो 9 मई को इमरान खान की हाई कोर्ट से गिरफ्तारी की बात कर रहा हूँ, जिसकी गिरफ्तारी की बात CCTV फुटेज भी गायब कर दी गई। और वो जो है जिस दिन अगवा हुआ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इलीगल करार दिया, ठीक है। तो अब ये गिरफ्तारी तो इलीगल करार दी अगर वहां पे जो मामला हुआ था तो कोर्ट मार्शल तो उनका होना चाहिए था ना। अगर वहां से स्टार्ट कोर्ट पे हमला करना जो है वो उससे ज्यादा इल डिसिप्लिन क्या हो सकता है? बात यह है कि आप आम शहरी जो हैं क्योंकि कमजोर होते हैं, उठा के आप उनका ट्रायल कर दें, किसी का ट्रायल कर दें, फिर जो है वो। लेकिन अभी तो ये फैज हमीद साहब का भी चल रहा है, वो तो आम शहरी नहीं, वो तो बड़े पावरफुल है ना। तो ये तो सब्जेक्ट उनके चार्जशीट में भी 9 मई है। 9 मई की तफ्तीश है, चार्जशीट पढ़ा तो करें ना। नहीं तो 9 मई कह रही हूँ ना, तो क्या 9 मई की तफ्तीश होगी? अगर जो फैज हमीद शामिल हैं तो उसमें उनको लेना चाहिए। तो वो तो फौजी जनरल है ना, ये सब्जेक्ट तो आर्मी है। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद बूटा की, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद हुसैन की, मैं बात कर रहा हूँ अपना मोहम्मद मंजूर की, कि उनके साथ आप क्या कर सकते हैं। मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ कि एक ट्रेंड टेररिस्ट है, वो एक डिफरेंट थिंग है। मैं उसके लिए 21वीं तरमीम है। आप आम जो शहरी हैं, अब इसमें जो 9 मई में बताएं ना, ये जो बहुत छलांगे मार रहे हैं इनके हवारी, कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और छोड़ी है पीटीआई, जिनका आईजी ने बैठ के रिकॉर्ड शो किया है, तो उनको क्यों छोड़ा है? किस खाते में छोड़ा है? बात यह है कि जो पीटीआई छोड़ गया है वो 9 मई का मुलजिम नहीं है, जिसने नहीं छोड़ी वो 9 मई का मुलजिम है। तो ये जो पॉलिटिक्स पिक एंड चूज है। नहीं, मैं फैसल साहब अभी अर्ज ये सदाकत साहब आई थिंक हैं GHQ हमले में वो नामजद, और वो तो ATC में है ना, उनका तो वासिक कयूम अब्बासी भी हैं, ये दोनों छोड़ गए जी।
उन्होंने 164 इनका लिया। हाँ। जब उन्होंने 164 से रिट्रीट किया कि हमें तो मार कूट के उन्होंने लिया था जबरदस्ती, तो फिर मुल्जमान की फहरिस्त में डाल दिया। पहले तो उनको वादा माफुआ बनाया हुआ था। वो तो जो अभी ये आरे बाजार जो की FIR है जिसका ट्रायल चलता है, आप कह रहे हैं कि वो हम करते हैं ना जी, हमें जरा इसलिए ज्यादा पता है कि हम वो सुनी सुनाई बात नहीं करते ना। तो मैं उन ट्रायल्स में कर रहा हूँ, मैं उन सब ट्रायल्स में हम लॉयर। तो ये आज भी है उसका जो है ट्रायल, हम 80 से वो अडयाला जेल में भी था। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं तो आपसे लीगल नहीं, मैं आपसे आउट ऑफ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो वासिक, उमर तनवीर भट्ट और सदाकत अब्बासी 164 की बयान के साथ स्टिक करते तो वो फिर वादा माफुआ बना के क्विट हो जाते। लेकिन उन्होंने वापस लिए हैं। उन्होंने कहा जी कि हमने तो कोई ऐसा बयान नहीं दिया। 164 का ये जो बयान रिकॉर्ड के ऊपर जनरल कयूम, अब ये बड़ी जरूरी बात है। वो कह रहे हैं कि जो छोड़ गए PTI उनके ऊपर कोई सजा नहीं है। फैज हमीद साहब, उनका भी जो मामला है उसका बताएं, उसका फरमाएं। वो कहते हैं आप सिर्फ पावरफुल को पकड़ नहीं सकते और पावरलेस को, सिविलियंस को पकड़ रहे हैं। उन्होंने उनका भी मुतालबा किया है, जो खान साहब की गिरफ्तारी जिन्होंने की थी अदालत के अहाते से, जब खान साहब अपने फिंगरप्रिंट्स वगैरह करवा रहे थे और उनको रेंजर्स ने गिरफ्तारी की, उनके ऊपर डाली थी। तो फैसल साहब कह रहे हैं कि उनको पकड़े, उनका करें मिलिट्री ट्रायल। उनकी तरफ से ये मुतालबा है। बेटा अगर आप इजाजत दें मैं आती हूँ आपकी तरफ जी मियां साहब जी। मैं आती हूँ मियां साहब आपकी तरफ जी। जनरल साहब जी, मैं आ रही हूँ। फैसल साहब की ये एलिगेशंस हैं और प्लस वो ये उनकी अपनी एक उनके ख्याल में वो मुजरम है। मैं ये इस बात से एग्री करूंगा कि अगर कोई भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो तो वो पार्टी के अंदर हो या पार्टी छोड़ के चला जाए या उसका पार्टी से ताल्लुक ना हो, तो मेरे ख्याल में उसको कानून के कटारे में आना बड़ा जरूरी है। लेकिन ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता। ये ऑफ कोर्स अगर इस चीज का कहीं जवाब मांगना है तो लीगल फोरम पे अपने किसी काउंटर पार्ट से ये पूछ लें जो इन्वॉल्व है इस बात पे। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, जी कायरा साहब ये बता रहे थे कि जो उस वक्त ये APS में मसला हुआ तो उसके 2 साल के लिए सनसेट क्लास के साथ कोर्ट बनी थी जो हुकूमत के साथ बनी थी। लेकिन ये बात भी ठीक है कि ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल वगैरह ये फौज का अपना एक सिस्टम होता है। लेकिन ये मैं फैसल की बात से एग्री नहीं करता कि जो सिविलियन है, जो मुल्क का है, वो टेररिस्ट नहीं हो सकता। टेररिस्ट वो होगा जो बाहर के मुल्क का होगा। आपका पैंदा खान या तुमन खान या वो अगर मुल्क के अंदर आके टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है, और बहुत सी दुनिया में यही होता है, लोग अपना उधर से आप हिंदू नहीं, मैं भी ये कह रहा हूँ कि जो आप बात कर रहे हैं मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि जो टेररिस्ट हैं उनमें और आम सिविलियंस में फर्क किया जाए। ये फर्क ये है कि अगर आपका कोई बंदा देखिए ना मुल्क के अंदर टेररिज्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है, आप किसी चीज को जाके आग लगाते हैं, कहीं गोलियां बरसाते हैं, आप किसी इंस्टॉलेशन पे हमला करते हैं, तो उसके ऊपर वो टेररिज्म के एक्ट समझा जाएगा, आप ये फरमा रहे हैं। हाँ। जी मर्दान की एक एंटी जो टेररिज्म की कोर्ट है उसने भी कहा था कि ये जो कुछ लोग हैं इनके मिलिट्री ट्रायल भी हो सकते हैं। तो दूसरा हम बात करें ना रिचर्ड का, वो आया वहां से, रिचर्ड ग्रेनेल जी। देखिए ये अमेरिकन, हमारे लोग इतने मासूम नहीं है, हम समझते हैं ये जो मुल्क हैं इनकी अपनी ह्यूमन राइट्स की क्या है, ये तो अपने लिए हमने तो कोर्ट, हमारी तो आर्मी के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स बनी हुई हैं, इन्होंने तो जजीरे में गुआंतानामो बे बना दी। और हम तो हुए और वो अमेरिका आप फरमा रहे हैं कि हमें जो है वो भाषण ना दें, साबित हो गए हैं। तो इल्जाम साबित हो गए तो क्यों है इनके हाथ तो सस्पेक्ट्स को पकड़ के, आप देखिए मुल्ला ज़ईफ को पकड़ के 3 साल नंगे करके कुत्ते छोड़े उनके ऊपर, और उसके बाद फिर कहा कि ये बेगुनाह है और उसको जाने को भी दिया। तो मेरे ख्याल में हमें वो लेसन न दें उधर। मैं आपको अश्योर करता हूँ और पूरी कौम को भी, बाखुदा ये बाहर से जो ट्वीट आ रहे हैं इनकी नामदर्दी इमरान खान से है, न किसी पॉलिटिकल पार्टी। ये यहूदी लॉबी है जो कभी आपके मिसाइल के पीछे पड़ेगी, कभी CPAC के पीछे वो तो सर वो तो गोल्डस्मिथ, इमरान गोल्डस्मिथ कहकर बुला रहे हैं मियां साहब, तो वो उनसे अटैच कर रहे हैं इमरान खान साहब को। आप फरमा रहे हैं कि ये इमरान खान साहब के भी हमदर्द नहीं है, ये अमेरिका के सारे लोग। ये देखिए ये तो उनका डैमेज कर रहे हैं ना आपके ख्याल में अभी। अच्छा, क्वाइट अ पॉइंट। वो कह रहे हैं वो तो उल्टा नुकसान पहुंचा रहे हैं ना PTI को, इस तरह की बातें उनके हक में करके। अलीमा बैन का जो आप बयान सुना रही कि कल से जी रेमिटेंस बंद कर दें, कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए इस हद तक जाएगा कि IMF को जाए कि आप इनकी वो वेरी मियां साहब का इस पे रिस्पांस ले लूं सर। आप बाहर से रेमिटेंस बंद कर दें,
मियां मेरा साहब, मतलब है दिस एनफ टू प्रूव कि आप मुल्क और रियासत के खिलाफ काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों का ट्रायल बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट्स में ही होना चाहिए। ओ अलीमा साहिबा का भी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए? नहीं, मैं अलीमा बात नहीं, क्योंकि मैंने तो उनका बयान सुनाया था। ठीक है मियां साहब जी, मैं गुजारिश करना चाह रहा था, मैं फैसल भाई की बात से मुत्तफिक हूं कि हर वो शख्स जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ी ना छोड़ी, बाहर है अंदर है, जो भी शख्स 9 मई के वाकये में मुलव्वस है, उन सब का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। ये रिचर्ड ग्रेनेल के बयान हो गए, जैक गोल्डस्मिथ का बयान हो गया, या जितने भी इसराइली हैं, अमेरिकी हैं, ये पूरा जोर लगा रहे हैं। ये बात दीवार के ऊपर लिखी हुई है कि तमाम लोगों का, बस आने वाले दिनों में आप देखती जाइएगा, ना सिर्फ मिलिट्री ट्रायल होगा बल्कि इनको सजा भी होगी। जिस तरह की आए बाएं शाएं कभी उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको क्यों छोड़ दिया, हमें क्यों पकड़ लिया, उसको क्यों छोड़ दिया, ये सारी इनकी कहानी है। सॉरी, आई हैव टू वीन इन हियर, वक्त का बिल्कुल खत्म हो गया। नाज़रीन, तमाम हजरात का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।